नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज साल का आखिरी दिन है और मुझे लगता है कि जिस तरीके से इतने सारे किसान खनौरी बॉर्डर पर और शंभू बॉर्डर पर जो इस कड़कड़ाती ठंड में बैठे हुए हैं, आज उनके बारे में केंद्र सरकार नहीं सोच रही है। लेकिन इतना तो हम कर ही सकते हैं कि हम कम से कम उनके बारे में जो उनका दर्द है, उनकी पीड़ा है, उनके डिमांड्स हैं, उनके बारे में बात कर सकें। अब किसानों को ये उम्मीद थी कि अदालत भी उनका साथ देगी और अदालत उनकी मदद करेगी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो देश की शीर्ष अदालत है, वो भी किसानों की मदद करने के लिए तैयार नहीं है। उल्टा ऐसा लगता है कि तथाकथित रूप से कि ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को बिल्कुल भी कटघरे में इस मामले पर नहीं डालना चाह रही है। जगदीप सिंह डल्लेवाल, जो कि 70 साल के किसान हैं, बुजुर्ग हैं, इतने 35-36 दिन हो गए हैं उनको आमरण अनशन किए, एक निवाला भी उन्होंने मुंह में नहीं डाला है, सिर्फ इसलिए कि सरकार उनसे बातचीत कर सके। और जब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट बार बार पंजाब सरकार के पाले में गेंद डाल देती है और पंजाब सरकार को कहती है कि आप उनको हॉस्पिटल लेके जाइए, डल्लेवाल जी को। अब जो कल उन्होंने कहा था कि अब उनको 3 दिन का और समय मिला है, आप जगदीप डल्लेवाल को किसी भी तरीके से अस्पताल में भेजिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लेकर इतना बीच बचाव जैसा माहौल क्यों कर दिया है। केंद्र सरकार से सीधे और कड़े सवाल सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं पूछ पा रहा है किसानों के मसले पर। क्या सुप्रीम कोर्ट दबाव में है? क्या सुप्रीम कोर्ट पर किसी बात का प्रेशर है? या फिर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं, हम स्टेट्स के पाले में गेंद डाल दें, उससे यह है कि हम केंद्र को बचा लेंगे, केंद्र के ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ मेहमान हैं और उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। हमारे साथ बलवंत तक्षक जी हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर है, चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बलवंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जगदीप सिंह संधू हैं, जो कि इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, आपका भी स्वागत है। और आज की चर्चा में बलवंत जी से शुरू करती हूँ कि बलवंत जी, किसानों के मसले पर और खासकर खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर जो चीजें हो रही हैं इस समय दल्लेवाल जी के संदर्भ में, आखिर सुप्रीम कोर्ट के रवैये पर क्या कहा जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन का समय और दे दिया है पंजाब सरकार को। जी। देखिए नीलू जी, सुप्रीम कोर्ट के रवैये पर खुद डल्लेवाल साहब कहते हैं कि हमारी लड़ाई पंजाब सरकार के साथ नहीं है। हमारी लड़ाई केंद्र सरकार के खिलाफ है कि हमें एमएसपी और दूसरी जो मांगे थी, जो केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून वापस लेते समय जो वादा किया था, वो वादा पूरा होना चाहिए। हम दिल्ली जाना चाहते हैं, तो 2 बार किसान संगठनों ने दिल्ली जाने की कोशिश की। हरियाणा सरकार के बैरिकेड्स, पुलिस, पानी की बौछारें, वाटर कैनन और लाठीचार्ज, कई किसान घायल हुए, लेकिन उनको दिल्ली नहीं जाने दिया। और किसानों ने ये समझ के कि 1 दर्जन के आसपास किसान घायल हुए हैं और इस संघर्ष में किसानों को ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है, इसलिए उन्होंने दिल्ली कूच स्थगित कर दिया। लेकिन डल्लेवाल साहब पिछले 35 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं, कुछ खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, उम्र-दराज हैं और कैंसर से पीड़ित भी हैं। और डॉक्टरों की रिपोर्ट है कि उनको कभी भी उनका कोई ऑर्गन फेल हो सकता है। ऐसी सूरत में उनको अस्पताल में भर्ती कराया जाना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिए कि उनको ले जाओ। सारी ड्यूटी पंजाब सरकार की लगाई हुई है। पंजाब सरकार ने 2-3 बार किसानों से बातचीत करने की कोशिश की और डल्लेवाल साहब ने सरकार के ऑफर को ठुकरा दिया, ये कहते हुए कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2 चिट्ठियाँ लिखी थी। उन चिट्ठियों का कोई जवाब नहीं आया है। उन्होंने चिट्ठियों में ये भी लिखा है कि क्या मेरे मरने का केंद्र सरकार इंतज़ार कर रही है, मेरी कुर्बानी का इंतज़ार कर रही है, मेरी चिट्ठियों का जवाब दिया जाए और केंद्र सरकार ने जो वादा किया था, वो एमएसपी समेत दूसरी माँगें उनकी स्वीकार कर ली जाएँ। लेकिन अब जो लड़ाई है, वो केंद्र सरकार तो बिल्कुल मौन है, इस मुद्दे पर किसानों से बात नहीं करना चाहती है। और दूसरी तरफ पंजाब सरकार पर अदालत का ये दबाव है कि आप डल्लेवाल साहब को अस्पताल में भर्ती कराइए। पंजाब सरकार का जवाब ये है कि हम डल्लेवाल साहब का जीवन बचाने के लिए उनके इर्द-गिर्द लाठियाँ लेकर जो पहरेदारी लोग कर रहे हैं, जो उनको अस्पताल नहीं ले जाने देना चाहते, खुद डल्लेवाल ने कहा है कि मेरे चारों तरफ घेराबंदी और तेज कर दी जाए, क्योंकि पुलिस मुझे कभी भी उठा के यहाँ से ले जा सकती है। और नीलू जी, मैं आपको ये कहूँगा, डल्लेवाल साहब ने जब आंदोलन शुरू करने की धमकी दी थी, तब भी पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया था, अस्पताल में भर्ती करा दिया था। तो किसान संगठनों ने कहा, जब तक उनको रिहा नहीं करेंगे, हमारा आंदोलन खत्म नहीं होगा और रिहा करने के बाद
वो सीधे खनौरी बॉर्डर पे पहुंच गए। पंजाब सरकार बार-बार केंद्र सरकार से कह रही है कि डल्लेवाल साहब के जीवन को खतरे में डालने के बजाय उनसे बातचीत करके इस समस्या का हल किया जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि केंद्र सरकार मौन है, पंजाब सरकार किसानों पर ज्यादती नहीं करना चाहती, कोई इस तरह की हादसा और ना हो जाए कि डल्लेवाल साहब का जीवन बचाने के चक्कर में कुछ और किसानों को कुर्बानी देनी पड़े। तो स्थितियां जैसी थी, वैसी की वैसी आज भी। अब मैं जगदीप जी के पास आती हूँ कि जगदीप जी जो आप सिनेरियो इस समय देख रहे हैं खनौरी और शंभू बॉर्डर पर और खासकर जो दल्लेवाल जी की जो तबीयत है अ, सरकार ने इस तरह से कान में तेल क्यों डालकर सरकार बैठ गई है कि बिल्कुल सुनना ही नहीं चाहती। अभी हमने ये भी सुना था कि भाई एक कमिटी द्वारा ये कहा गया है कि अब किसान आए और उसको एमएसपी की जो लीगल गारंटी है उस पर बातचीत करें। ये क्या है, क्या बातचीत का कोई रास्ता केंद्र सरकार से खुलता हुआ दिख रहा है या फिर एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी ये इंश्योर कर लिया है कि केंद्र सरकार कोई बातचीत ना करे और सारे दरवाजे किसानों के लिए बंद हो जाए। नीलू जी, मेरे सूत्र बताते हैं और अभी कुछ 2 दिन पहले पंजाब कांग्रेस इसके किसान भारतीय जनता पार्टी के जो किसान प्रकोष्ठ के सीनियर लोग हैं वो दिल्ली में थे और उन्होंने कोशिश की कि इसका रास्ता खुले, लेकिन वहां ये सब सुनने में आया है कि अभी जो केंद्र की सरकार है उसमें उतनी गंभीरता इस मुद्दे को लेके नहीं है। ये बात मेरे को अपने सूत्रों से पता लगी है। दूसरी बात ये है कि जो केंद्र की सरकार है वो उन्होंने इस आंदोलन के दौरान 2 चीजें की है। एक तो एनएससी नैक नेशनल एक्रेडिशन जो होता है, एक स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस है, जिस प्रकार से भवन निर्माण के लिए एक स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर निकाला है, एसओपी जो किया गया है, वही वो कृषि क्षेत्र में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। उस तरह का जो नैक की रिकमेंडेशंस निकाली गई हैं और उसके बाद नेशनल पॉलिसी ड्राफ्ट ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग ये भी समानांतर तौर पे राज्य सरकारों को दे दिया गया है कि इस पे आपके जो सुझाव हैं वो दे दिए जाएं और इसको अपने प्रदेशों में इम्प्लीमेंट करने के लिए आप अपनी तैयारी करें। तो आप देखिए कि केंद्र की सरकार अपनी योजनाओं पे धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और उसके समानांतर ये आंदोलन चल रहा है। आंदोलन है उन बातों को लेके, उन वायदों को पूरा करवाने के लिए जो पहले आंदोलन के समय उनसे किए गए थे और वो लिखित में वायदे हैं। अब ये सारा मामला जो है उच्चतम न्यायालय के अधीन जिस प्रकार से गया है और उनकी नॉलेज में भी है कि एक कमेटी पहले बनाई गई थी जो किसानों से बात करने के लिए बनाई गई थी, इसका समाधान निकालने के लिए, जिसमें बाद में किसानों ने ये बताया कि अधिकतर जो उसके सदस्य हैं वो 26 सदस्यीय कमेटी बनी थी और अधिकतर सदस्य वो प्रो गवर्नमेंट लोग ही ले लिए गए थे। तो इसलिए किसान जत्थेबंदियों ने अपने प्रतिनिधियों को वहां जाने से मना कर दिया था, उस कमेटी में कोई भी अपने सुझाव देने से मना कर दिया था। जब ये सारी बातें उनके रिकॉर्ड पे हैं और उच्चतम न्यायालय की नॉलेज में है, क्योंकि ये जो केस अभी जो है जिसपे ये बातचीत चल रही है उच्चतम न्यायालय में, ये दरअसल एक एक निर्णय था हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट का, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग है हरियाणा की तरफ से जो बंद किया गया है, इसको खोल दिया जाना चाहिए, ये ऐसा उनका निर्देश था। इसके विरुद्ध हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई थी। जब मामला तो ये है कि ये राजमार्ग खुलना चाहिए या नहीं खुलना चाहिए, लेकिन यहाँ जो सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका है वो दूसरे सवालों को लेके हो गई कि इस आंदोलन में जिस तरह से वो आमरण अनशन पे बैठे हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल, अ, उनका जीवन जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है और उसको बचाने के लिए और इस सारे आंदोलन में मध्यस्थता करने का काम और उनको संभालने का काम पंजाब सरकार का है। तो ये एक ऐसा पेचीदा हो गया है मामला जिसमें अब आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई उसमें पंजाब के जो एडवोकेट जनरल हैं गुरिंदर सिंह जी, उन्होंने
एक रिटन रिक्वेस्ट, एडिशनल रिटन रिक्वेस्ट भी दी और साथ में वर्बली भी वहां बताया कि पिछले 2 दिनों से जो हालात हैं पंजाब में और जिस तरह से पंजाब बंद हुआ है, हम अपने आपके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन उस तरह नहीं कर पाए और बातचीत हमने करने की कोशिश की है और मेडिकल बोर्ड ने जगजीत सिंह डल्लेवाल के ब्लड सैंपल लिए हैं और इस पे अभी प्रोग्रेस हो रही है। तो उसमें उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिर उनको, पंजाब सरकार को ये कहा है कि आप 3 दिन के बाद 3 दिन का समय आपके लिए और है, आप उनको मनाइए। जबकि वहाँ आज की बहस में जो एडवोकेट जनरल है पंजाब के, उन्होंने ये भी बात सर्वोच्च न्यायालय के सामने रखी, न्यायाधीश के सामने रखी कि जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा है कि मेरा ये जो आमरण अनशन है ये स्वैच्छिक है। दूसरा ये है कि मैं अगर सरकार अगर बातचीत का रास्ता खोलती है, तो मैं मेडिकल हेल्प लेने के लिए तैयार। तो इसको भी हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने उस तरह से नहीं समझा और ये कहा कि उनको ही आप किसी भी तरह से जो चिकित्सीय सहायता है उसके लिए राज़ी करें और उनको मनाएँ। तो देखते हैं कि 3 दिन के बाद अब क्या होता है, क्योंकि 2 जनवरी को ये तय हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का आगे क्या फैसला होता है। लेकिन इस सारे जो मामला है, इस सारे मामले में अभी नहीं, तक लेकिन केंद्रीय जगदीप सरकार जी, की आपको भूमिका, लगता है कि आपको लगता है कि पंजाब सरकार वाकई में डल्लेवाल साहब को अस्पताल भेजेगी और वहां पर क्या किसान इस चीज के लिए तैयार होंगे? क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि भाई किसानों को भी लग रहा था कि अब इतनी उम्र में उनकी जब मर्जी नहीं है तो उनकी मर्जी के बिना हम कैसे उन्हें अस्पताल में शिफ्ट करें? तो क्या जबरन उनको अस्पताल में आप लग रहा है कि वो भेजे जा सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है? देखिए सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश अपने आप में एक तरह से सवाल भी खड़े कर लेता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का जो मौलिक अधिकार है उसके हनन का मामला भी यहाँ बनता है। और अगर ऐसा निर्देश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया जाता है तो ये संभव है कि जो किसान वहां अभी मौजूद हैं और जो अपने आंदोलन को लेके बड़े गंभीर हैं, तो वहां स्थिति कोई ऐसी अप्रिय घटना होने की संभावना बहुत अधिक है और उसको किसी भी हालत में बलपूर्वक उनको अगर वहां से हटाया जाता है या किसी जगह शिफ्ट किया जाता है या वो जो चिकित्सा सहायता दी जाने की कोशिश की जाती है, तो उसमें मुझे लगता है कि वो अप्रिय घटना को की तरफ ले जाएगी और बल प्रयोग जो है वो किसान उसको बिल्कुल रेजिस्ट करेंगे और उसमें किसी भी तरह की क्षति हो सकती है। ऐसी स्थिति वहां अभी बनी हुई है और ऐसे मनोभावना, जन भावना भी दोनों मोर्चों पे किसान आंदोलन में और किसानों की अभी बनी हुई है। तो इसको ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है कि वो जो जन भावना वहां बनी हुई है, उसके बीच में से कोई रास्ता ऐसा निकाला जाए जिससे कोई क्षति ना हो। अब एक जान बचाने के लिए अगर आप और जानों की क्षति कर देंगे, तो वो कोई निर्णय तार्किक रूप से उसको कोई अ, अच्छा निर्णय नहीं माना जा सकता और उसमें बल प्रयोग का जो जो निर्देश है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट को दोबारा देखना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर ऐसी परिस्थिति होती है तो वो निश्चित तौर पे टकराव की परिस्थिति हो जाएगी जहाँ क्षति होने की संभावना बहुत अधिक। मैं बलवंत जी के पास आती हूँ कि बलवंत जी, आपको क्या लग रहा है कि क्या आज कटघरे में सुप्रीम कोर्ट भी खड़ा हुआ है किसानों के मसले पर, कटघरे में केंद्र सरकार भी खड़ी हुई है और इसका मतलब ये है कि किसानों के इस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए कोई न मंशा अदालत की है और ना ही कोई मंशा केंद्र सरकार की नजर आती है? क्या ये सही होगा कहना? जी। नहीं, मैं तो आपको ये कहूंगा नीलू जी कि सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है वो हम सब देख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं और केंद्र सरकार की मंशा साफ है कि वो किसानों से एमएसपी के मामले में कोई बातचीत करके उस मसले को सिरे नहीं चढ़ाना चाहती। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए कि किसान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। 1 साल से ज्यादा लंबा आंदोलन पहले चल चुका है बॉर्डर पर और हो सकता है प्रधानमंत्री जी के मन में कुछ इस तरह की भाव आ गया हो कि किसानों ने उनको तीनों कानून वापस लेने के लिए एक तरह से मजबूर किया, तो वो एमएसपी की मांग पर रजामंद होंगे, इसकी संभावनाएं बहुत कम है। लेकिन इस बात की भी संभावनाएं बहुत कम है कि किसानों को भाजपा
राजी कर पाएगी, पंजाब में अपनी जड़ें जमा पाएगी। किसानों को नाराज करके पंजाब में भाजपा मजबूत होने की स्थिति में नहीं है। और इनके जो सुनील जाखड़ साहब हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने खुद केंद्र सरकार से कहा है कि किसानों के घावों पर मरहम रखिए, उनकी बात सुनिए, भावनात्मक रूप से उनके मुद्दों को देखिए। और दूसरी तरफ जो पंजाब के मंत्री हैं हरपाल सिंह चीमा साहब, वो और जो आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं अरोड़ा साहब, वो सब वहां बॉर्डर पे मिलके आए हैं। डल्लेवाल साहब से उन्होंने अनशन तोड़ने की बात कही है, लेकिन उन्होंने कहा हम अनशन तभी तोड़ेंगे जब केंद्र सरकार उनकी मांगों को मान लेगी। तो मैं ये मानता हूं कि 2 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट का 3 दिन की जो रियायत दी गई है कि भाई आप डल्लेवाल साहब को अस्पताल में भर्ती कराएं, उनका इलाज कराएं, वो 2 जनवरी को सीमा जब समाप्त हो जाएगी, तो उससे आगे भी किसानों ने तय किया हुआ है, वो 4 तारीख को खनौरी बॉर्डर पर एक महापंचायत का आयोजन करेंगे, जिसमें खुद डल्लेवाल साहब भी उस सभा को संबोधित करेंगे और देश भर के किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को उन्होंने उस सभा में आमंत्रित किया है। तो मैं ये मानता हूं नीलू जी कि किसान जब कुछ तय कर लेता है, तो वो कहता है कि सर्दी हो, बारिश हो, बाढ़ हो, सूखा हो, कभी बीज खराब, कभी फसल खराब, हम तो 24 घंटे जो है खेत में जो महापंचायत होगी उसमें आगे का फैसला होगा। मुझे लगता है कि ये आंदोलन लंबा चल सकता है, किसान पीछे नहीं हटेंगे और केंद्र सरकार उनकी मांग मानेगी नहीं। बीच का क्या रास्ता हो सकता है ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में तीसरी बार सत्ता में आ गई है, तो हो सकता है केंद्र सरकार को ऐसा लगता हो कि किसानों की नाराजगी का वोट बैंक पर कोई असर नहीं पड़ता और तमाम राजनीतिक पार्टियां सिर्फ वोट देखती हैं। आदमी की जान की, आंदोलन की, आमरण अनशन की, जो एक गांधीवादी तरीका पहले होता था, उसकी मुझे लगता है अब कोई वैल्यू नहीं रहेगी। जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरीके की बातें जब सुनना, और यही यथास्थिति भी है। जगदीप जी, जो बीच के रास्ते की बात तक्षक साहब कह रहे थे, वो बीच का रास्ता इस समय क्या हो सकता है? जब सरकार की मंशा ही नहीं है कि वो किसानों को किसी भी सूरत में मदद करे, और जाहिर सी बात है कि उनका पॉलिटिकल कंपल्शन इस समय कोई नहीं है। हरियाणा के चुनाव भी खत्म हो गए हैं, पंजाब का चुनाव भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सिर पर है, तो फिर वो किसानों की बातें मानेंगे क्यों? और ये बात तक्षक सिंह साहब की भी सही थी कि वो जो 3 किस काले कानून उन्होंने वापस लिए, उसके बाद अगर वो एमएसपी को लीगल गारंटी देंगे, तो ये तो मोदी जी की नाक के नीचे वाली बात हो जाएगी। वो, और उनको लगेगा कि भाई हम क्यों पीछे हटे। तो क्या ये किसानों के लिए ही अंत में एक बहुत ही अजीब सी स्थिति नहीं पैदा हो गई है, और इसमें फिर बीच का रास्ता क्या क्या निकल सकता है? देखिए एक रास्ता जहां तक हाँ जगदीप जी, देखिए उसके बाद मैं तक्षक साहब के पास आती हूँ। हाँ जगदीप जी बोलिए। जी, जहां तक बीच के रास्ता के सवाल है और एमएसपी का सवाल, एमएसपी की मांग कोई नई मांग नहीं है और एमएसपी की मांग पंजाब के किसान ही नहीं कर रहे, केवल अपने लिए नहीं कर रहे, उसमें सब देश के सभी किसानों के लिए वो एमएसपी की मांग कर रहे हैं। भले ही उन राज्यों में एपीएफसी एक्ट के तहत मंडी जो व्यवस्था है वो लागू है या नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो उत्पादन है, कृषि उत्पादन, किसान उस कृषि उत्पादन के एक निश्चित आय के लिए सरकार से अपनी गुहार लगा रहा है। और सरकार की अपनी जो नीतियां हैं, जो पहले प्रकट हो चुकी हैं 3 कानूनों के तहत, और उन नीतियों को अगर देखा जाए तो वो एक तरह से पूंजीवादी व्यवस्था सुधार के नाम पे पूंजीवादी व्यवस्था के लिए ज्यादा लाभकारी दिखाई देती थी, जिसके विरोध में ये प्रदर्शन और पहला आंदोलन हुआ। और अब जो नेशनल पॉलिसी ड्राफ्ट आया है ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग, उसमें भी बहुत से ऐसे प्रावधान आए हैं जो पहले वाले 3 कानूनों में थे। तो ये मसला जो है एमएसपी को लेके तो है ही है, और नए जो प्रावधान होने वाले हैं उनको लेके भी ये इसमें जुड़ने वाला है। क्योंकि जो एसकेएम मुख्य है, उनके जब नेताओं से मेरी बात हुई तो उन्होंने भी बताया कि ये जो अभी तक्षक साहब ने बताया कि 4 तारीख को खनौरी बॉर्डर पे एक महापंचायत होने वाली है, उसी के समानांतर एसकेएम की भी एक बड़ी महापंचायत टोहाना में भी होने वाली है 4 तारीख को, और 9 तारीख को अगली महापंचायत जो है वो मुजफ्फरनगर में तय की गई है एसकेएम के द्वारा और इन खाप पंचायतों के द्वारा। तो ये मुद्दा जो है
ये मुद्दा मुझे लगता है कि सरकार को ही हल करना पड़ेगा और जो एमएसपी है, वो केंद्रीय सरकार की एजेंसी और सीएसीपी के चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं। और ये आप देखिए कि उसके द्वारा ही ये निश्चित किया जाना आवश्यक है और किसान अब ये कहते हैं कि हमने एमएसपी दे दी है या दे है, जारी रहेगी। लेकिन जो आंकड़े अभी कुछ दिन पहले आए थे 2023-24 में बहुत सी ऐसी फसलें हैं, 23 फसलों में से बहुत सी ऐसी फसलें हैं, अगर उनके प्रतिशत देखा जाए, तो जो एमएसपी पे खरीद हुई, तो उसमें बाजरा है, सरसों है, चना है और खोपरा है या सोयाबीन है। अब सोयाबीन का ज़्यादातर जो उत्पाद है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के इलाके में होता है। अब वहाँ ज़्यादा इस चीज़ के लिए बोला नहीं गया क्योंकि बिहार में अब देखिए कि जो धान की बिक्री है, वहाँ एपीएमसी मंडी नहीं है, वो व्यवस्था तोड़ दी थी नीतीश कुमार ने। तो वहाँ जो धान का जो मूल्य है, जो एमएसपी का मूल्य हरियाणा, पंजाब में मिल जाता है, वहाँ से 700-800 रुपए कम में धान बिकता है। वो भावांतर योजना या कल कुछ अन्य योजना देख का वहाँ कह के और वो उस भाव को बराबर किया जाता है या उस नुकसान को बराबर करने की वो राज्य सरकार अपनी तरफ से कोशिश करती है, जो भी पार्टी की हो। तो ये बहुत सी विसंगतियां हैं पूरे देश में और इन विसंगतियों का एक ठोस हल जो स्वामीनाथन कमेटी बनी थी उसने जो अपनी सिफारिशें दी थी उनके अनुरूप होना था और भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में किसान समुदाय से किसान वर्ग से पूरे भारत में अलग अलग रैलियों में ये वायदा किया था कि स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें हैं उनको पहली कलम से लागू किया जाएगा लेकिन वो आज तक लागू नहीं हुई। अब ये जो विरोधाभास है सरकार के नीतिगत स्तर पे ये सबसे बड़ी उलझन है और यही पेचीदा है कि इन जो जो ये समस्याएं हैं इनके हल नहीं हो रहे। जो भी ये इनकी किसानों की जितनी भी मांगे हैं इनके समाधान नहीं हो पा रहे और उस दिशा में नहीं हो पा रहे जिस प्रकार से इनसे वायदा किया गया था और इनके समानांतर जो पूंजीवादी नीतियां हैं अब रिफॉर्म के नाम पे एग्रीकल्चर सेक्टर को के अंदर प्राइवेट प्लेयर्स का आने का रास्ता खोलना जिसके लिए किसान कभी भी राजी नहीं है या उस तरह की मंडी की व्यवस्था करना जो प्राइवेट मंडी फार्म गेट पे हो जाएगी वो सब चीजें अब इन किसानों को मंजूर नहीं है और उनके परिणाम देख भी चुके हैं किसान अलग अलग राज्यों में जहां एपीएमसी मंडी की व्यवस्था नहीं है। तो ये बहुत से ऐसे पेचीदा मसले हैं जिनको लेके ये आंदोलन चल रहा है और एमएसपी की गारंटी का तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि निश्चित आय उनको मिलनी चाहिए और बिल्कुल। कहने से कि एमएसपी है, लेकिन वो कहते हैं कि इसको कानून क्यों नहीं का दर्जा क्यों नहीं दे दिया जाए? भले ही प्राइवेट ही ट्रेडर अगर खरीदना चाहे और अगर वो किसान से खरीदना चाहता है तो वो एक कानून के दायरे में कि ये एक दाम है इससे नीचे वो नहीं खरीद पाएगा और किसान को उसका उसका नुकसान नहीं हो। बात केवल इतनी सी है और इसको कानूनी कानूनी दायरा या कानूनी जामा पहनाना ये सरकार को अपने स्तर पे करना है। बात ये है और मुद्दा ये है और बिल्कुल। मुझे लगता है कि इसका कोई हल केंद्रीय सरकार के पास इतने समय से इतने रिसर्च इंस्टीट्यूट केंद्रीय सरकार के पास हैं, कृषि अनुसंधान केंद्र हैं, कृषि विश्वविद्यालय हैं, इतने अर्थशास्त्री हैं, इतने वैज्ञानिक हैं, सबको मालूम है कि आखिर क्या समस्याएँ हैं और किस प्रकार से किसान उलझा हुआ है और अभी जो पार्लियामेंट्री कमेटी जिसके अध्यक्ष ही पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हैं, उनकी कमेटी के द्वारा भी जो रिकमेंडेशंस आई हैं, तो उसमें भी स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि एमएसपी तो किसानों को देना बनता है और दिया जाना चाहिए और इसको एक तरह से कानूनन एश्योरेंस के बिल्कुल। तौर पे स्थापित किया जाना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि केंद्रीय सरकार अभी इस दिशा में काफ़ी गंभीर है या वो इस दिशा में आगे बढ़ना चाहती है क्योंकि एक जी। समानांतर जो चीज़ें वो लेके आई है, उससे केंद्रीय सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि वो कृषि क्षेत्र में जो विदेशी निवेश है उसको बढ़ावा देने की तरफ बढ़ रही है।
बिल्कुल। तक्षक साहब, अंत में आपसे यही कमेंट लूँगी कि अगर कॉर्पोरेट्स की ही सरकार को मदद करनी है और जो उनकी नीति है वो भी बिल्कुल ऐसा है कि जो बाकी जो एक्सट्रेनियस एजेंसीज़ हैं उनकी सरकार ज़्यादा मदद करेगी, लेकिन किसानों की मदद नहीं करेगी, तो हम अंत में क्या माने कि जो 3 कानून किसान काले कानून जो किसानों के थे, वो सरकार ने जो वापस लिया था, तो क्या वो अब जबरन डंडे के बल पर वो कानून अब वापस सरकार लेकर आ रही है? ऑलमोस्ट ये तो बिल्कुल तय है। नहीं, किसानों को तो पूरी आशंका है कि केंद्र सरकार किसी भी रूप में वो तीनों कृषि कानून फिर से लागू करने की कोशिश कर सकती है। दूसरी बात नीलू जी, मैं आपसे कहूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को पहली कलम से लागू कर देंगे सत्ता में आते ही। वो लागू नहीं किया उन्होंने। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड बोलते हैं कि एमएसपी कानून बनाया ही नहीं जा सकता, मतलब लागू हुँ, किया ही नहीं जा सकता। और तीसरी तरफ हरियाणा गवर्नमेंट पंजाब और हरियाणा के किसानों को अलग-अलग हिस्सों में बाँटने के लिए 24 फसलों पर नायब सिंह सैनी साहब कह रहे हैं हम एमएसपी पे खरीद करेंगे। ऐसी बहुत सारी फसलें हैं जो हरियाणा में पैदा ही नहीं होती, उन पर भी एमएसपी दे दी है उन्होंने। और एक मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था, आपकी बात का एक छोटा-सा जवाब ये है कि प्राइवेट खिलाड़ियों के पास अगर पानी की बोतलें ₹30 में पानी की 1 बोतल बिक सकती है, तो किसानों का कहना है कि अगर प्राइवेट प्लेयर खेती के मामले में दखल देंगे या ज़मीन पर उनका कब्ज़ा हो जाएगा एक तरह से, तो आटा किस भाव बिकेगा? उन्होंने आम लोगों को एक चेतावनी दी है कि अगर केंद्र सरकार अपनी मंशा में सफल होती है और प्राइवेट खिलाड़ियों के हाथ में ज़मीन आ जाती है, तो आटे का भाव उसी तरह से होगा जैसे 1 बोतल पानी का ₹30 लीटर के हिसाब से बिक रही है। तो आटा कितना महँगा, वो चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगता है आम आदमी का भी किसानों से कोई ताल्लुक नहीं है। उनकी समस्या को वो अपनी समस्या के तौर पे नहीं देखते हैं। लेकिन किसान नीलू जी जुझारू है, भूखा-प्यासा लड़ाई लड़ सकता है। वो एमएसपी की माँग पर अड़ा है और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार जब तक उनकी ये माँग नहीं मानेगी, ये आंदोलन किसी न किसी रूप में लगातार जारी रहेगा। ठीक है। चलिए, आप दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया। तक्षक साहब, जगदीप जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। शुक्रिया।